नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। 15 लाख से 25 लाख का अगर हमारे पास कैपिटल होता है तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना एलोकेशन करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाता है, जिनके पास अच्छी खासी कैपिटल होती है, 15 लाख से 25 लाख के आसपास जिनके पास कैपिटल होती है, वो नॉर्मली एक एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो होता है। उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने लगते हैं, इसीलिए वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, उनकी रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाती है। थोड़े से पैसे वो हाई रिस्क हाई गेन स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में वो क्वालिटी स्मॉल कैप्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आगे जाकर हमें मिड कैप या लार्ज कैप बन सकते हैं और हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। सेक्टर्स के बारे में बात करें तो यहां पर एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ ऑटो और मेटल में हमें फोकस रखना चाहिए। मेटल मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़े से रिस्की स्टॉक होते हैं। जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल होता है वो मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, जो मेटल स्टॉक होते हैं या फिर कोई भी कमोडिटी में ट्रेड करने वाला स्टॉक होता है, उसमें हमें एक जोन दिखाई देता है। एक ही जोन में वो सालों से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे आप टाटा स्टील को ले लेंगे तो वो एक ही जोन में ट्रेड कर रहे हैं, हमें कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। वो 250 से 950 के रेंज में कब का ट्रेड कर रहे हैं पिछले 10 या 15 सालों से। तो ऐसे में नीचे जब आते हैं तो वहां पर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मेटल सेक्टर काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, काफी ज्यादा रिस्की होता है, कम्युनिटी वाला स्टॉक है, तो हमें वहां पर संभल कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और जिनका पोर्टफोलियो छोटा है वो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और पावर सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को अभी भी हमें अवॉइड ही करना चाहिए। स्टॉक्स के बारे में बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी, कोलगेट, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं। हालांकि आईटीसी को काफी लोग प्योर एफएमसीजी नहीं मान रहे, तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर बात करें आईटी सेक्टर के बारे में तो वहां पर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसी कंपनीज काफी ज्यादा अच्छी है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें यहाँ कंजम्पशन सेक्टर के बारे में तो बाटा, रिलैक्सो, टाइटन, वोल्टास, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये भी काफी अच्छी कंपनीज है। हालांकि पेंट सेक्टर रियल एस्टेट से काफी ज्यादा कनेक्टेड होता है, तो वहां पर संभल कर इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर बीएफएसआई सेक्टर के बारे में तो एचडीएफसी पूरा का पूरा ग्रुप बहुत ही अच्छा है, यानी कि 4 कंपनीज लिस्टेड है, सबके सब क्वालिटी कंपनीज है। कोटक महिंद्रा बैंक भी काफी अच्छा है। बजाज डो यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये भी काफी अच्छी कंपनीज है। मुथूट फाइनेंस भी एक क्वालिटी स्टॉक है। अगर बात करें यहाँ पर केमिकल सेक्टर के बारे में तो पिडिलाइट इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, एसआरएफ, अतुल, दीपक नाइट्रेट, विनाती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन जैसी कई कंपनियां जो कि काफी अच्छा काम कर रही है, काफी अच्छा ग्रोथ भी दिखा चुकी है। और अगर बात करें यहाँ पर फार्मा सेक्टर के बारे में तो फाइजर, एबॉट, बायोकॉन, कैडिला हेल्थकेयर, सिप्ला जैसी कुछ अच्छी कंपनीज भी लिस्टेड हमें दिखाई देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें और एल का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता, एल में हमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट भी काफी अच्छी कंपनी है, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक और सुप्रीम इंडस्ट्री भी काफी अच्छी कंपनी है। हालांकि ये प्लास्टिक में काम करने वाली कंपनी है, लेकिन आपको पता ही होगा जो ये पाइप्स बनाती है सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, एग्रीकल्चर में भी काम आती है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये काम करती है। ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली अच्छी कंपनीज पर ही स्टिक करना चाहिए। जो अच्छी ब्लू चिप कंपनी है, जो कि मार्केट लीडर है, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। तो मारुति सुजुकी हो गया, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, ये कुछ अच्छी कंपनीज है जो कि जिन पर काफी ज्यादा डेप्ट नहीं है, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि जिनका पोर्टफोलियो छोटा है उसे अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा हैवी एसेट वाला बिजनेस होता है और अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा तनाव में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर बात करें मेटल सेक्टर के बारे में तो टाटा स्टील, हिंडाल्को, ग्रासिम जैसे कुछ अच्छी कंपनीज है। वेदांता भी काफ़ी अच्छी कंपनीज है, लेकिन वो डीलिस्ट होने जा रही है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अगर आप देखेंगे टाटा स्टील का आप ऑल टाइम चार्ट लगाइए, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर हमें ऑल टाइम में ऐसी ही मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो एक ही रेंज में वो ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर रिस्क बहुत होता है, इसलिए नीचे के प्राइस पर मिलता है तो ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और छोटे पोर्टफोलियो वालों को अगर वो अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर होगा। तो हमारे पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए? तो मेरा मानना है कि अगर आपका पोर्टफोलियो है 15 लाख से 25 लाख के बीच में, तो 18 से 22 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में बहुत हो जाएंगे, जहां पर हम अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे, उसे मैनेज भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन भी कर पाएंगे। और जब गिरावट आती है, करेक्शन आता है, तो उसे अच्छी तरह से मैनेज भी कर पाएंगे और एवरेज भी कर पाएंगे।
एलोकेशन कितना करना चाहिए, तो मेरा मानना है पर सेक्टर कभी भी 20% से ज़्यादा का एलोकेशन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही सेक्टर पर हमें तनाव बनता हुआ नजर आ सकता है। जैसे कि ऑटो सेक्टर को आप देख सकते हैं, पिछले 2-3 सालों से ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, तो यहाँ पर कभी भी एक सेक्टर में 20% से ज़्यादा का एलोकेशन करने से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ पर स्टॉक कभी भी 20% से ज़्यादा का कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि रिलायंस एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, अलग अलग सेक्टर्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो क्यों ना सारा का सारा पैसा हम रिलायंस में ही लगा दें। तो वो करने से भी हमें बचना चाहिए कि सपोज रिलायंस के दूसरे सारे सब्सिडरीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक यानी कि रिलायंस रिटेल को एग्जांपल की तरफ ले लेते हैं, रिलायंस रिटेल ने अंडर परफॉर्म किया तो भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, चाहे जियो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो या ना कर रहा हो। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी एक ही स्टॉक में पूरा इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए और कैश इन हैंड होना बहुत ही जरूरी है। मिनिमम 30% के आसपास का कैश हमें रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना होता है। आप लोगों के लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो लेकर आया हूं जो कि 25 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, जितना एलोकेशन किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पसंद आए और आप वही रेप्लिकेट कीजिए। आपके हिसाब से आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अपनी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने FMCG से चुना है HUL और ब्रिटानिया को 80,000 ईच का इन्वेस्टमेंट किया है, और IT सेक्टर से चुना है TCS और HCL टेक को 80,000 ईच का मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। कंजम्पशन से मैंने चुना है रिलैक्सो, टाइटन और एशियन पेंट्स को 80,000 ईच का इन्वेस्टमेंट किया है। मैं आपको बता दूं कि एशियन पेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है रियल एस्टेट से, इसलिए यहाँ पर संभल कर इन्वेस्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ IGL को चुना है गैस सेक्टर से 80,000 का यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया है। केमिकल सेक्टर से मैंने चुना है मोनोपोली वाला बिजनेस पीडीलाइट इंडस्ट्री, और साथ ही साथ अतुल को चुना है 75,000 ईच का इन्वेस्टमेंट किया है। डिमार्ट को चुना है रिटेल सेक्टर से 75,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, और रिलायंस एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, 1 लाख का यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। BFSI सेक्टर में HDFC बैंक को चुना है, बजाज फिनसर्व को चुना है, HDFC AMC को चुना है और मुथूट फाइनेंस को चुना है। यहाँ पर 75,000 ईच का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। आपको पता होना चाहिए कि बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस इंक्लूडेड होता है, और साथ ही साथ हम इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं बजाज की लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी दोनों में। फार्मा सेक्टर से मैंने एबॉट और बायोकॉन को चुना है और 70,000 ईच का इन्वेस्टमेंट किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से L&T और एस्ट्रल पॉलिटेक्निक को चुना है, 70,000 ईच का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। ऑटो सेक्टर के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पर मारुति सुजुकी को चुना है, 75,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, और कॉमोडिटी मेटल सेक्टर से टाटा स्टील को चुना है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर कंपैरेटिवली मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉमोडिटी वाले स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। हमने देखा, आपको अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम चार्ट पर एक मंथ आपकी कैंडल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर हमें जो मूवमेंट देखने को मिलती है, रेंज बाउंड देखने को मिलती है। 250 से 950 की इसकी रेंज हो गई है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, लेकिन रिस्की स्टॉक होते हैं, इसलिए मैं आपको छोटे पोर्टफोलियो को टोटली अवॉइड करने को कहूँगा। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, तो यहाँ पर भी नीचे के प्राइस पर जब आपको अवेलेबल होता है तो वहाँ से आप पोजीशन बना सकते हैं, और जब भी वो ऊपर जाता है आपके रिटर्न्स को डबल कर देता है, 100% या 150% के रिटर्न्स मिलता है। एज पर योर कन्वीनियंस आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म के रख दोगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बना कर देगा, ये एक रेंज तक ही ट्रेड करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ कैश इन हैंड रखना बहुत ही जरूरी है। 7 लाख का कैश इन हैंड में यहाँ पर रेकमेंड कर रहा हूँ। हालांकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है, लेकिन कैश इन हैंड होना बहुत ही जरूरी है। जब भी करेक्शन आता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैं प्राइस भी रेकमेंड कर दूँ, कौन से प्राइस पर मुझे स्टॉक्स लेने चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैं मॉडल पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, जहाँ पर कितना एलोकेशन करना चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन जब भी इनमें से कोई भी अच्छा स्टॉक्स बाइंग प्राइस पर आता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हीरो या जीरो कैटेगरी के बारे में। काफ़ी लोगों को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद आता है, ऑपरेटर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद आता है, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स ऊपर जाते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पर क्विक गेंस मिलते हैं, तुरंत स्टॉक ऊपर निकल जाता है, 1-2 महीने में तो स्टॉक डबल हो जाता है। वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा बन रहा है, ये सब ब्लू चिप स्टॉक को छोड़ दो। लेकिन मेरा मानना यही रहेगा कि ब्लू चिप स्टॉक्स को ही हमें चिपके रहना चाहिए, उनसे दूर नहीं हटना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक स्ट्रैटेजी लगाइए
कभी भी 5% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपका कैपिटल है 10 लाख रुपए का, तो वहाँ पर कभी भी हमें 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर जाता है तब तो बड़ा मज़ा आता है कि स्टॉक में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब नीचे आता है तो हमें पूछ के नहीं आने वाला कि भाई साहब मुझे नीचे गिरना है, मैं गिरना शुरू हो जाऊँ। वो नीचे चला जाएगा, कैपिटल आपका इरोज कर देगा। आपका 1 लाख का कैपिटल अगर आपने पेनी स्टॉक में लगाया तो हो सकता है कि वो 10,000 भी हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर संभल कर इन्वेस्ट कीजिएगा, अलग अलग स्टॉक लीजिए, एक ही पेनी स्टॉक में पूरा पैसा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपको लोअर प्राइसेस में मिल रहा है तो ही इन्वेस्ट कीजिए, अगर वो ऑलरेडी भाग चुका है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। क्योंकि जब स्टॉक ऊपर जाता है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए। सपोज आपका टारगेट है मेरे को 30% का रिटर्न मिल गया है, बहुत हो गया, यहां से मुझे निकल जाना है, निकल जाना बेहतर होता है। लालच ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब पहला लोअर सर्किट लगेगा तब आपको लगेगा यार कल निकल गया होता तो यहां पर बच गया होता, अभी लोअर सर्किट लगना शुरू हो गई है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं पेनी स्टॉक में हो सके उतना दूर रहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो अपने टारगेट को फिक्स रखिए, 30% 50% जो भी आपका टारगेट है, बस इतना हो गया अभी निकल जाओ। ज्यादा लालच यहां पर नहीं रखनी चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पर एक और बात मैंने नोट करने को कही थी कि आप जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाता है, जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट क्वालिटी स्मॉल कैप्स में भी कर सकते हैं। जो एमर्जिंग सेक्टर होते हैं, जो कि आगे जाकर हमें लार्ज कैप बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि एफले इंडिया हो गया। एफले इंडिया स्टॉक अभी काफी छोटा है, उसकी मार्केट कैप छोटी है, लेकिन आगे जाकर वो बड़ी हो सकती है। उसका बिजनेस मॉडल अगर आपको अच्छा लगता है तो वहां पर भी आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, रोजरी बायोटेक का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अच्छी कंपनी है, अच्छा उसका कस्टमर बेस, एक अच्छा कंपनी काम कर रही है, तो वहां पर एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2200 करोड़ के आसपास का उसका मार्केट कैप है। तो अगर उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है, तो आगे जाकर वो भी स्मॉल कैप कंपनी से मिड कैप कंपनी हो सकती है, लार्ज कैप कंपनी हो सकती है। तो ऐसी अच्छी कंपनीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वहां पर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज पसंद आती है, तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में मदद कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।